नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खास खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सीएम शिवराज कार्य समिति बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हो रही है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को सीएम संबोधित करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज कार्य समिति बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हो रही है। तो बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। सीएम शिवराज कार्य समिति बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। क्या ज्यादा जानकारी, उसके लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या अपडेट इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक है जो आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। 2 चरणों में ये बैठक हुई है। पहले चरण में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो शामिल हुए थे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में जो युवा मोर्चा अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहा है, उस रूपरेखा में कैसे कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है, उन सब को लेकर ये बैठक आज की महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपसे कुछ ही दिनों बाद 24, 25, 26 तारीख को एक बैठक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की भी पचमढ़ी में होने जा रही है, तो इस लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण है। जी, कुल मिलाकर शरद, अब ये माने कि अब युवाओं पर फोकस बीजेपी कहीं ना कहीं करने जा रही है, क्योंकि बड़े नेताओं को तो तवज्जो दी गई, पर अब युवा को ज्यादा आगे किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा 23 में पड़ेगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि युवा जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं विनिंग फैक्टर रहते हैं। कोई भी चुनाव हो, खास तौर से विधानसभा का अगर हम कहें तो उसमें तो निश्चित तौर पर बीजेपी के टारगेट पर वो युवा मतदाता हैं। और युवा मतदाताओं के लिए आखिरकार उनको अपने तरफ करने के लिए क्या कुछ अभियान चलाए जा सकते हैं, किस तरीके से नई रणनीति बनानी है, इन सब को लेकर जो एक मंथन है वो इस बैठक में इस वक्त भी हो रहा है। जी जी जी, वाकई जिस तरह की बैठकें हो रही हैं, हम ये देखते हैं हमेशा से कि बीजेपी की तरफ से चाहे कोई भी चुनाव होते हैं, हार हो जीत हो, बहुत ही ज्यादा बीजेपी एक्टिव नजर आती है और चार्ज हमेशा कार्यकर्ताओं को करती रहती है। और उसी तरह अब युवा मोर्चा को भी चार्ज करने की पूरी तैयारी में है सीएम। बिल्कुल, देखिए, जब मुख्यमंत्री आए हैं और बैठक में शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा मंत्र उनकी ओर से दिया ही जाएगा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बन जाती है। चाहे युवाओं से जुड़ी हुई सरकार की योजनाएं हो या पार्टी का कोई ऐसा काम हो जो युवाओं से जुड़ा हुआ हो, उन युवा मोर्चा ही उसमें अहम भूमिका अदा करता है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कोई ना कोई ऐसा मंत्र उनको ज़रूर देंगे जो आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिहाज से अहम होगा और युवा मोर्चा की रणनीति के लिहाज से भी अहम होगा। जी, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। जबलपुर से बड़ी खबर है, सट्टा किंग सतीश तनपाल पर शिकंजा कसा गया है। बीओआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। एसपी के पत्र के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। 2014 के बाद जबलपुर में नहीं दिखा है सतीश तनपाल। मई में क्राइम ब्रांच ने रेड भी मारी थी। क्राइम ब्रांच ने सट्टा कलेक्शन सेंटरों पर रेड मारी थी। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सर्कुलर के लिए पत्र लिखा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को यह पत्र लिखा गया है। फरार अपराधियों के खिलाफ अब लुकआउट सर्कुलर जारी होता रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, हवाई अड्डों और बंदरगाह पर शिकंजा कसता है। प्रदेश में अब जल्द ही राम वन गमन पथ धरातल पर आकार लेगा और इसका सीधा निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अनुमति मिल चुकी है। इसमें 60% राशि केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार देगी। काम की समय सीमा तय की जा रही है। तय सीमा में काम पूरा करने के लिए बोर्ड भी बनाया जा रहा है।
इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे ताकि कोई भी निर्णय लेने में लेट लतीफी ना हो। इस परियोजना में यात्री सुविधाओं पर फोकस रहेगा। तो वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना भी साधा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा जब तक श्रीलंका में सीता जी का मंदिर नहीं बनेगा, कमलनाथ सरकार होती तो अब तक काम पूरा हो चुका होता। उन्होंने कहा कि भगवान सीताराम बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेंगे। अभी भी बीजेपी के प्रोजेक्ट में सीता जी का मंदिर नहीं है। अधूरा काम करेंगे तो मां सीता का श्राप लगेगा। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो ये अब तक बन गया होता, सीता माता का मंदिर भी और ये पथ भी। लेकिन तो खरीद फरोख्त करके जो उन्होंने सरकार गिराई उसकी वजह से ये देरी हुई है। और भगवान सीताराम बीजेपी सरकार को भी माफ नहीं करेंगे। सर लेकिन अब तो बीजेपी से बना रही है, अपना ही कह रही है। डिले किया ना, और अभी भी इनके प्रोजेक्ट में सीता जी का मंदिर कहीं नहीं है, तो अधूरा काम करेंगे तो श्राप लगेगा। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राम पथ गमन को लेकर कांग्रेस ने केवल एजेंडा बनाया, वल्लभ भवन में यही तो किया है 15 महीने में। किया तो उनने कुछ है नहीं। अगर किया होता तो 15 महीने की एक आप उपलब्धि बताएं कि कर्जा माफ कर दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था, किसान को ये लाभ दिया था, कोई बता ही नहीं सकते। हाँ, एजेंडा जरूर बनाते रहे थे वल्लभ भवन में बैठ के। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में साबित हो गया है कि जनता किसके साथ है। इन चुनावों में बीजेपी पुलिस, पैसा और प्रशासन का इस्तेमाल नहीं करती, तब बीजेपी को पूरा रिजल्ट पता चलता। उन्होंने आज स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि उसे समझें। आज हमें सावधान रहना है किस प्रकार हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। आज हमारे संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगाए हैं। इस प्रकार हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए उसका क्या परिणाम होगा। मध्य प्रदेश के आम जनता, आम मतदाताओं ने साबित कर दिया इस नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में कि उनका वो किसके साथ है। बीजेपी ने केवल पैसा, प्रशासन और पुलिस का उपयोग करके जो किया है। तो वहीं कमलनाथ के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ खुद कहते हैं कि उन्हें चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। कमलनाथ खुद अपने प्रत्याशी को वोट नहीं देने गए। इस तरह के बयान वो सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं। 90% से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं और वो कमलनाथ जो कहते थे कि उनको तो चुनाव में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कमलनाथ जो स्वयं अपनी पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत अधिकार देने नहीं गए, तो उसके बाद उनको तो मुझे लगता है टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। ये कमलनाथ जी की हताशा है और सिर्फ प्रासंगिक रहने का एक प्रयास है कि जो इस तरह के बिना आधार के बयान देते हैं। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया, जिसमें उन्होंने प्रीतम लोधी पर निशाना साधा और कहा कि अगर कथा व्यास नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जानते। हम जातिवाद की बात नहीं करते। कथावाचक और ब्राह्मणों की जरूरत है जिससे राम को जान सको। उन्होंने आगे कहा कि कथा सुनने से लाखों लोगों का घर बच जाता है। अभी एक तथाकथित मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसकी ठटरी बरे। उसने वीडियो में कहा, अब हमें पता तो नहीं है पूरा डिटेल, तो पता नहीं विस्तार पूर्वक, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे एक्टिवेट रहते हैं पर हम नहीं रह पाते। तो उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण
और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं, तो सार क्या निकलता है? न कटा तोरो बाप निकरत। कथा व्यास ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, तुम राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। अगर कथा व्यास नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण वो पद्धति है। हम जातिवादी बात नहीं कर रहे हैं, ना हम जातिवाद फैलाना चाहते, बुरा मत मानना। इस वीडियो के माध्यम से निवेदन भी है कि हिंसा पे मत उतरना और जातिवाद पर हमारी बात को मत ले जाना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते, कथावाचकों की जरूरत है, ब्राह्मणों की जरूरत है, ताकि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी राम के बारे में जान पाए। एक कथा के आयोजन से कितने लोगों को लाभ नहीं। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत? मूर्ख, ठटरी के बड़े नकटा, तुम मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। तो प्रीतम लोधी के बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया, अगर कथा व्यास नहीं होते तो ब्राह्मण नहीं होते। इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, प्रीतम लोधी के बयान के बाद सियासत तो गरमाई ही गरमाई। अब पंडित धीरेन्द्र का भी बयान सामने आया है कि ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं हो सकता, कथावाचक बहुत जरूरी है जीवन में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे ही प्रीतम लोधी का बयान वायरल हुआ था शिवपुरी में, उन्होंने ब्राह्मणों और कथावाचकों के खिलाफ जो अनर्गल टिप्पणी की थी, उसके बाद लगातार बवाल मचा हुआ है, सियासी बवाल भी मचा हुआ है। धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ा नाम है संत समाज में, अगर देखें तो वो एक कथावाचक के तौर पर जो बागेश्वर धाम है उसके पीठाधीश्वर है। तो यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा इन दिनों दिल्ली में चल रही है। और जैसे ही उनको सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी कि प्रीतम लोधी जो भाजपा के नेता है मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस तरह से कथावाचकों के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, तो उन्होंने अपनी कथा के दौरान ही दिल्ली में नाराज़गी जताई है। साथ ही कहा है कि कथावाचकों की और ब्राह्मणों की ज़रूरत हर दौर में रही है और हर दौर में रहेगी। इनके बिना सामाजिक और धार्मिक कार्य में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ ही उन्होंने नाराज़गी भी जताई है कि इस तरह से नेता देखिए, अगर वो सामने आएंगे तो उसको मजा भी भूमिका अहम होती है, कथावाचक जरूरी हैं, ब्राह्मण हमें सिखाते हैं बहुत कुछ, पर कुचल देंगे, मसल देंगे, ये किस तरह की बातें हैं एक कथावाचक द्वारा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, निश्चित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ा नाम है, साथ ही उनके चाहने वाले पूरे मध्य प्रदेश के साथ देश भर में भी है। तो निश्चित तौर पर कथा करते हुए दिल्ली में जब उन्होंने प्रीतम लोधी का जो टिप्पणी थी वो पूरी सुनी और उसके बाद जब उन्होंने उस पर बयान दिया कथा के दौरान, तो निश्चित तौर पर वो उत्तेजित हो गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अगर सामने आएंगे तो मसल देंगे। हालांकि संतों के कहने का भाव एक अलग होता है, उनकी नाराज़गी का भाव अलग होता है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की भाषा शैली एक संत को भी शोभा नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़े संत थे और जो नाराज़गी आम लोगों की भी निकल कर जो नाराज़गी आ रही थी, उसी के तहत जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की भी नाराज़गी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सख्त लहजे में उनकी नाराज़गी थी। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल में 22 से 26 अगस्त तक होने वाले साइंस फेस्टिवल में एमपी के फिल्म प्रोडक्शन पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत प्रदेश में फिल्मों का निर्माण होगा। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने न्यूज 18 को बताया है कि फिल्म फेस्टिवल से अलग अलग वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आदिवासी वर्ग से संबंधित फिल्मों का निर्माण होगा। साथ ही सरकार हर साल एमपी का अपना फिल्म फेस्टिवल कराने का भी प्रयास कर रही है। मौजूदा फिल्म फेस्टिवल में भी एमपी के स्कूल के बच्चों की बनाई गई फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। राजधानी भोपाल में 22 अगस्त से 26 अगस्त तक राष्ट्रीय साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर हम सीधे बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से। सर, क्या कुछ खास इस फिल्म फेस्टिवल में रहने वाला है? उसमें अलग अलग फिल्में दिखाई जाएगी। देश के ख्याति प्राप्त जूरी वाले आके उसमें से चयन करेंगे, बेस्ट फिल्मों को अवार्ड दिया जाएगा। बेसिकली साइंस के प्रति जनमानस की रुचि बढ़े, इसलिए ये पूरा आयोजन है।
सर इसमें ब्रांड एमपी की कैसे आप लोग ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की जो जैव विविधता है, फिल्म संस्कृति है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा? नहीं, इसमें मध्य प्रदेश की नई फिल्म प्रोड्यूसर की पॉलिसी आ रही है। उस पॉलिसी के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में भी फिल्में बनाने को प्रमोट करेंगे और साथ ही अलग अलग वर्ग के लोगों को इसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास रहेगा। और सबसे पहले हम आदिवासियों को लेके कुछ फिल्में मध्य प्रदेश में डेवलप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर और कुछ क्या कला संस्कृति के रंग वहाँ देखने को मिलेंगे? कुछ बड़े टाइप की अलग अलग टाइप की कई चीजें मिलेंगी और 125-150 फिल्मों में से 76 फिल्में शायद दिखाई जाएगी, तो उसको देखें और जन तक ये बात पहुंचे ताकि अच्छे से काम हो। सर आपका ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश का भी एक फिल्म फेस्टिवल हो? बिल्कुल होगा। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर साल मध्य प्रदेश की फिल्मों को लेके ऐसा ही फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराए, कंपटीशन कराए, ताकि नई फिल्में भी आजकल स्कूल कॉलेज के बच्चे भी फिल्म बनाने लगे और उनकी वो फिल्में इसमें आ रही है। कुछ स्कूल के बच्चों की भी आ रही है, एमपी के स्कूल के बच्चों की भी। तो मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा हमारे साथ थे। एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है जिसमें कई सारे फिल्मों का प्रदर्शन होगा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।